हेलो स्टूडेंट्स, तो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है, आप देख सकते हो लिखा है यहाँ पे सदिश। ठीक है, डीपीपी 1 यहाँ पर इसके साथ मैंने अटैच कर दिया है, जो कि क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो हम क्या क्या देखेंगे, हम अभी देखेंगे आज की क्लास के अंदर के सदिश क्या होते हैं और सदिशों का मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय कैसे उनके साथ आपको खेलना है, वो सब मैं आपको चीज बताऊंगा आज की क्लास के अंदर। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि सदिश है क्या। इसको स्टार्ट करते हैं हम भौतिक राशियों से। भौतिक राशि आप समझते हैं कि ऐसी कोई भी राशि जिसको किसी भी तरीके से मापन किया जा सकता हो, किसी का किसी भी तरीके से मापन किया जा सकता हो, उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशियों को कई प्रकार से क्लासिफाई किया हुआ है, कई प्रकार से विभाजित किया हुआ है। उसमें एक प्रकार है जिसमें हमने दिशा के अनुसार इनको विभाजित किया है। तो पहला जो प्रकार है आपका, जिसमें दिशा के अनुसार आपने विभाजित किया है, उसमें पहला जो आपका प्रकार है वो है अदिश राशियां और दूसरा आपके पास है सदिश राशि। ठीक है, तो नाम हमारे पास आ जाते हैं अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो हम लिखेंगे भौतिक राशियां दो प्रकार से विभाजित की गई हैं। पहली है अदिश और दूसरी हैं सदिश राशियां। ठीक है भाई, क्या क्या परिभाषाएं हैं इनकी। वैसे तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि अदिश राशियां वो राशियां होती होंगी जो कि जिनकी कोई दिशा ना होती हो। ठीक है, तो दिशा नहीं होगी तो भाई क्या होगा, केवल परिमाण वाली राशियां, जिनका केवल परिमाण होगा, केवल मान होगा। ठीक है, दिशा कोई नहीं होगी, कोई दिशा नहीं होगी, इनके साथ कोई दिशा संलग्न नहीं। ठीक है, वहीं जब हम सदिश की बात करें तो सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं, वो राशियां जिनके साथ परिमाण तो होता ही है, साथ में इनकी दिशा भी होती है। ठीक है, दिशा भी इनकी महत्वपूर्ण होती है। दिशा बताना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है कि सदिश राशि की क्या दिशा है, किस दिशा में सदिश राशि है, वो बताना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरी बात, अदिश राशियां जो होती हैं वो सामान्य बीजगणित के नियम, अदिश राशियों पर सामान्य बीजगणित के नियम लागू होते हैं। और इसमें सदिश बीजगणित के नियम लागू होते हैं, जो कि हमें पढ़ना भी है। सदिश बीजगणित के नियम लागू होते हैं इसके अंदर, और यह सदिश बीजगणित है जो कि बच्चों को परेशान करती है। ठीक है, अब होता क्या है, क्यों आप सदिश के साथ परेशान होते हो। कई बच्चों से मैंने सुना है कि कई बच्चे कहते हैं कि हमें सदिश समझ में नहीं आता, सदिश में पता नहीं क्या होता है। क्यों समझ में नहीं आता, उसके पहले उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, बचपन से अभी तक जो आप चीज सीखते हुए आए हो, बचपन से अभी तक जो आप समझते हुए आए हो चीज, वो ये है कि 2 + 2 4 होता है। ठीक है, 5 + 5 10 होता है। ठीक है, ये चीज आप समझते हुए आए हो, है ना। अब इस चीज के विपरीत आपको कुछ और कहा जाए कि नहीं, 2 + 2 4 नहीं होगा, 2 + 2 4 होता है किसी स्पेशल कंडीशन में, या कहा जाए कि 2 + 2 4 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो वो चीज पचाने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। हम एक अवधारणा बना के रखते हैं अपने मन के अंदर कि जो चीज हमारे सामने हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, हमारा कंफर्ट है उसके साथ, हम बहुत ही उसके साथ आराम से उन चीजों के साथ रहते हैं। जैसे कि हमारा सामान्य बीजगणित है, उसके साथ हम काफी आराम से काम कर लेते हैं। आप बहुत आसानी से बता सकते हो, बोलो आपको 4 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, तो आप आसानी से बता दो कि 9 मीटर कुल दूरी चली गई है। ठीक है, वहीं जब आपके पास नई चीजें आती हैं, जैसे कि सदिश में अगर आपको कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, तो वही जब नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी तो आपको लगता है कि यार ये क्या है ना, ये क्या नया चीज आया, तो उसको एडजस्ट करने में, उसको ग्रास्प करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। शुरू के अंदर थोड़ी थोड़ी दिक्कत आनी भी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन नेचर है। तो इसी के चलते आप अगर उसमें एडजस्ट हो जाते हो, सदिश को अपना दोस्त बना लेते हो, सदिश के साथ आप दोस्ती कर लेते हो, सदिश के साथ खेलने लगते हो, तो आपको बहुत चीजें आसान लगने लगती हैं। और जितनी जल्दी आप उसको एडजस्ट कर लेते हो, जितनी जल्दी आप उसको ग्रास्प कर लेते हो, जितनी जल्दी आप उसको अपने अंदर
समा लेते हो उतना ही आसान आपके लिए हो जाता है। जैसे कि आपने सामान्य बीजगणित को अपना एक हिस्सा बना लिया है, उसी तरह अगर आप सदिश बीजगणित को अपना हिस्सा बना लेते हो तो आपके लिए सदिश जो है बहुत आसान हो जाएगा। सदिश ही नहीं, आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए सदिश यहां पर पढ़ाया जाता है। नहीं तो सदिश तो बेसिकली मैथ्स का, गणित का टॉपिक है, वहां पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो जैसे कि जो जेई वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ्स से पढ़ाया जाता है वेक्टर अच्छे से, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर फिजिक्स में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको फिजिक्स पढ़ने के अंदर कोई ना कोई भी दिक्कत ना आए और अच्छे से आप सदिश को अपने अंदर संभालो, बढ़िया से एकदम सदिश को अपने अंदर संभालो। तो हमें क्या क्या चीजें पता चली? अदिश राशियां वो होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती और सामान्य बीजगणित के नियम ये यहां पर लागू होते हैं। सदिश राशियों के परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी और सदिश बीजगणित इस पर लागू होगा। सदिश बीजगणित पर हम चलेंगे धीरे धीरे करके। अभी हम पहले देखते हैं कि सदिश राशियों का निरूपण कैसे किया जाए और परिमाण और दिशा को दिखाया कैसे जाएगा, ठीक है। तो सदिश राशियों का निरूपण देख लेते हैं, किस तरह से इनका निरूपण होगा। सदिश राशियों का निरूपण, ठीक है। किस प्रकार से निरूपण करेंगे हम इसका? जो भी सदिश राशि आपको दिखानी होती है, किसी भी सदिश राशि को आप जब दिखाते हो तो आप एरो से, एक तीर से दिखाते हो। इस तीर का जो मतलब है, इस तीर का कुछ मतलब है, उसको हम समझते हैं। इस तीर के अंदर तीन हिस्से हैं, ठीक है। क्या क्या है? ये इसकी पूंछ है, ये जिधर तीर है उधर शीर्ष है, और इसकी कुछ लंबाई है। ये जो है ये इसकी कुछ लंबाई है। ये तीनों ही चीजें मिलकर कुछ दर्शा रही हैं। क्या दर्शा रही हैं? ये बता रही हैं कि जिस तरफ शीर्ष है, जिस दिशा में शीर्ष है, वो दिशा इस सदिश की है। जैसे कि मान लेता हूं मैं कि बल एक सदिश राशि होता है। मैं आपको बल का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। बल एक सदिश राशि है, मैंने बता दिया है आपको। बल एक सदिश राशि है, ठीक है। और कहता हूं कि मेरे पास दो बल हैं, एक 4 न्यूटन का बल है और एक 3 न्यूटन का बल है, ठीक है। न्यूटन सदिश का मात्रक होता है, इसका सदिश का कह रहा हूं, फोर्स का, बल का मात्रक होता है, ठीक है। आपके पास दो बल है, 4 न्यूटन का बल है और 3 न्यूटन का बल है, ठीक है। आपको बताया गया है कि 4 न्यूटन का बल जो है वो इस प्रकार से इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। और 3 न्यूटन का बल जो है वो इस प्रकार से इस दिशा में लग रहा है। तो आपको यहां से क्या समझ में आया? आपको जैसे ही आप इस तीर को देखोगे आप समझ जाओगे कि 4 न्यूटन का बल उस दिशा में लग रहा है, ठीक है, पूर्व की ओर लग रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको देखोगे आप समझ जाओगे कि 3 न्यूटन का बल जो है वो इस तरफ लग रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो हमें साफ साफ देखते ही समझ में आ जाएगा कि किस तरफ जो सदिश राशि है उसकी दिशा है, ठीक है। तीसरी तो एक चीज तो ये पता चली हमें से। दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है यहां से? इसकी जितनी लंबाई होगी उतना ही इसका परिमाण होगा, उसी के अनुपात में इसका परिमाण होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर 4 न्यूटन वाला जो सदिश है उसको बड़ा बनाया है, 3 न्यूटन वाला जो सदिश है उसको छोटा बनाया है, ठीक है। तो अगर दो सदिश को कंपेयर करना है आपको, दो सदिश को अगर तुलना करनी है आपको, तो आप देख सकते हो कि अगर उनकी लंबाई बड़ी छोटी है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सदिश बड़ा है, कौन सा सदिश छोटा है, ठीक है। तो तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर दो सदिश मेरे पास है, मान लीजिए कि एक सदिश कह देते हैं कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा भाई? आप बताओगे कि ए सदिश जो है उसका परिमाण ज्यादा होगा, बी सदिश का परिमाण कम होगा। वहीं दिशा पूछी जाए, दिशा कहोगे कि इनकी जो दिशा होगी वो समान पूर्व की तरफ होगी, तो इनकी दिशा जो होगी समान होगी। अगर इस तरह से पूछा जाए आपके पास कि इस तरह से आपके पास कोई सदिश है, ये ए सदिश है, ठीक है, और ये आपके पास बी सदिश है, ठीक है। इस तरह से भी सदिश हो सकते हैं। तो आप यहां पर कैसे बताओगे? आप कहोगे कि बी सदिश जो है वो ए सदिश से छोटा दिख रहा है आपको, तो बी का जो मान होगा वो ए से कम होगा और इनके बीच में कुछ कोण है, उसको हम देखेंगे, अभी बात करेंगे, ठीक है। और दिशा का क्या होगा? दिशा इसकी जो होगी पूर्व की तरफ होगी और बी की दिशा जो कह सकते हैं हम थोड़ा सी इस तरफ से अभी दिख रही है, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम बी की दिशा अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ए की दिशा में नहीं है, ठीक है, और ए के विपरीत भी नहीं है, मतलब बीच में कोई दिशा में है, ठीक है। तो इस निरूपण से आपको क्या पता चलेगा? आपको जो एरो है वो दिखाएगा कि जो इसका शीर्ष है वो दिखाएगा कि किस दिशा में, किस डायरेक्शन में सदिश है, किस डायरेक्शन में सदिश पॉइंट कर रहा है। इसकी लंबाई आपको परिमाण बताएगी, ठीक है। और अगर परिमाण और दिशा आपको मिल गई तो आपको पूरा सदिश मिल गया है, ठीक है। ये दिशा बताएगा और ये परिमाण बताएगा, ठीक है। पूंछ से शीर्ष की ओर दिशा और लंबाई जो है परिमाण
दर्शाएगी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो क्या होता है भाई। अच्छा, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा, अभी मैंने बनाया था पीछे के दो सदिश बनाए थे, ए सदिश और बी सदिश। ए सदिश और बी सदिश, मैंने ये दो सदिश यहां पर बनाए थे। अब ना दोस्ती कर लो, ऐसे एरो और बार बार बनाने पड़ेंगे, है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसको ऐसे का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, तो आप भी बनाओगे तो आपको भी आदत पड़ जाएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इन सदिशों के बीच कोण क्या है, इन सदिशों के बीच कोण क्या होगा, तो क्या कहोगे? इन सदिशों के बीच कोण क्या होगा? क्यों? इनके बीच में जो कोण है वो दो कोण हैं। कौन कौन से कोण हैं भाई? एक कोण तो ये है थीटा, और एक दूसरा कोण ये है 360 माइनस थीटा। क्या ये दोनों ही कोण है इसके अंदर? तो कौन सा कोण बताओगे भाई? ए बी के बीच में कौन सा कोण होगा? तो आप कहोगे कि ए और बी के बीच में जो कोण है वो होगा थीटा। आपको ऐसे याद रखना है इसको कि छोटा वाला कोण इन दोनों के बीच का कोण होगा, छोटा वाला कोण इनके मध्य कोण होगा, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें हम इसी का, तो हम देखेंगे कि मान लीजिए इस तरह से आपके पास ये दो सदिश हैं, ठीक है। इसको ए सदिश मान लेता हूं, इसको बी सदिश मान लेता हूं, और इनके यहां पर मुझे कोण दे रखा है 330 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा जाए बताइए कि इनके बीच में कोण क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? यार 330 है, लेकिन ये वाला कोण थोड़ी है, तो छोटा, ये तो बड़ा कोण है। छोटा वाला कोण तो ये होगा 360 माइनस 330 यानी कि 30 डिग्री। तो इनके बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री का कोण होगा। इसी तरह से आपको बोला जाए, इस तरह से आपके पास सदिश है, ए सदिश, ठीक है, और बी सदिश, ठीक है, और कहा है कि ये जो कोण है ये 120 डिग्री के बराबर है। तो इनके बीच में आपसे कोण पूछा जाएगा, बताओ क्या कहोगे, कोण क्या कहोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे ये 120 डिग्री है, ये वाला 240 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 120 डिग्री छोटा है, तो 120 डिग्री इनके बीच में कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ठीक है, समझिए बात को। यहां पर आपने थोड़ा सा नोटिस अगर करते तो आप देखते कि मैंने यहां पर दोनों सदिशों की पूंछ मिलाई है, पूंछ से पूंछ मिली हुई, ठीक है। यहां से पूंछ मिलाई गई है दोनों सदिशों की, और यहां पर आप देखोगे कि एक सदिश की पूंछ है और दूसरी सदिश का शीर्ष है। तो जब भी आपको एंगल निकालना हो तो आप हमेशा पूंछ से पूंछ के बीच के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं, आप कह सकते हो कि बहुत ही काम की चीज है, कि सदिशों को मैं बिल्कुल लोकल देसी भाषा बताऊंगा आपको। सदिशों को आगे पीछे किया जा सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। सदिशों को आगे पीछे ऊपर नीचे किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि माने कि आपके पास एक सदिश है, ए सदिश है, ठीक है, ए सदिश है यहां पर ये। अच्छा, इस ए सदिश को मैं यहां से उठा के यहां बना दूं तो इसकी दिशा बदलेगी क्या? बदलेगी क्या इसकी दिशा? नहीं बदलेगी। क्या इसका परिमाण बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है। इस ए सदिश को मैं यहां से उठा के जहां पर था इसके पीछे बना दूं तो क्या इसका दिशा बदली या इसका परिमाण बदला? नहीं बदला। तो मैं कहीं भी बना सकता हूं इसको, ठीक है। इस ए सदिश को मैं यहां से उठा के इधर बना दूं तो इसकी दिशा बदली क्या? नहीं बदली। इसका परिमाण बदला क्या? नहीं बदला। तो आगे पीछे ऊपर नीचे इसको घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे करना, किसी कोण पर मत लेकर जाना इसको, ठीक है। तो इसकी दिशा बदल जाएगी। अगर किसी कोण पे ले जाओगे तो उसकी दिशा बदल जाएगी। मतलब आप आगे ले जाओ या ऐसे कैसे उठा के पीछे ले जाओ, ऐसे कैसे उठा के ऊपर ले जाओ और ऐसे कैसे उठा के नीचे ले आओ, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं वापस। जो हमने अभी किया था वो क्या कह रहा था कि आपके पास दो सदिश हैं इस प्रकार से, ए सदिश और बी सदिश, जिनके बीच में कोण कितना दिया था? 120 डिग्री का कोण दिया था। अब मैं क्या इसको इस प्रकार बना पाऊंगा? ए सदिश और ये बी सदिश। क्या किया हमने यहां पर? आपने देखा कि मैंने इस ए सदिश को थोड़ा सा आगे खिसका दिया, यानी कि आगे जैसे ही खिसकाया तो इनकी पूंछ से पूंछ मिल गई। पूंछ से पूंछ मिलते ही तो आप ये देखोगे कि ये वाला एंगल आ जाएगा। ये एंगल कितना है? ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है। तो ए और बी के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप कोण निकालते हो, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। पहली कि पूंछ से पूंछ मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ। जैसे
वैसे पूंछ से पूंछ मिलाओ, पूंछ से पूंछ मिला ओ, ठीक है। और दूसरी बात कि छोटा वाला कोण होगा, पूंछ से पूंछ मिलाने के बाद छोटा वाला कोण होगा, ये छोटा वाला हो गया है, छोटा वाला कोण होगा, ठीक है। याद रह जाएगी ये बात, इतनी सी बात कर सकते हैं अपन। चलो बढ़िया है ना। अच्छा, अब बिना समय व्यर्थ किए बात करते हैं सदिश बीजगणित के थोड़े से नियमों की, है ना, और आगे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही काम की बात है, उसी में तो अटकते हैं बच्चे, है ना। ये सदिश वैदिश सबका समझ में आती है, परिभाषा लिखना किसके लिए मुश्किल काम है, ठीक है। सारी परिभाषा मैं आपको बता दूंगा अभी, आप रट लोगे उनको, और ठीक है, क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर परिभाषा पे तो ठीक है, जैसे वो तो कर दोगे, लेकिन सदिश का जहां पर उपयोग होगा वो नहीं कर पाओगे। सदिश के उपयोग के बिना क्वेश्चन आने नहीं है, सदिश का उपयोग तो होना ही होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम के अंदर सदिश को बिना उपयोग के क्वेश्चन आ जाए कोई सा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा तो देखें भाई, अच्छा तो देखो भाई, अभी क्या किया करते थे ना, बचपन से अभी तक क्या करते थे आप, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते थे, है ना, गणितीय संक्रियाएं करते थे। क्या क्या होती थी आप करते थे? योग, योगा नहीं, योग, ठीक है। दूसरा आप करते थे व्यवकलन, व्यवकलन। तीसरा आप करते थे गुणन और विभाजन। ये चारों आपको भली भांति करने आते हैं। 2 + 2 4 होता है, 2 - 2 0 होता है, 2/2 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, और 2/2 1 होता है। ये सबको भली भांति करने आते हैं, ठीक है। लेकिन अदिश राशियों के लिए करने आते हैं, सदिश राशियों के लिए करने नहीं आते। तो ये चारों ही जो गणितीय संक्रियाएं हैं, ये हम सदिश राशियों के लिए सीखने वाले हैं। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे योग से। किससे स्टार्ट करेंगे? योग से। पहला क्या है? सदिश राशियों का योग। कैसे जोड़ी जाए सदिश राशियां? सदिश राशियों का योग, सदिश राशियों का योग, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, क्या करें भाई? योग कैसे किया जाए? योग कैसे करें? योग कैसे करें? योग कैसे करें? अच्छा तो देखो, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है त्रिभुज का नियम। सदिश राशियों को जोड़ने के लिए त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है? इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, आपके एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, ठीक है। ये आपके पास दो अक्ष है। माना कि मैं पहले 3 किलोमीटर चला हूं। कोई और कलर है हमारे पास जीवन में? हमारे जीवन में बिल्कुल सफेदी छा गई है, थोड़ा इसको रंगीन बनाया जाए। माना कि मैं एक्स दिशा में 4 किलोमीटर चला हूं, 1 2 3 4। अब ये मत बोलना किलोमीटर थोड़ी है, आपके सेंटीमीटर भी नहीं है, तो कुछ आप बना दे, मतलब स्केल पे बना रहे हैं हम, ठीक है। और फिर इसके बाद वाई दिशा में मैं चला हूं 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 तो इधर चले 4 किलोमीटर, ठीक है, और 3 किलोमीटर हम इधर चले। इधर चला मैं, उधर चला, ठीक है। ये 3 किलोमीटर चला। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि जो आपका प्रारंभिक बिंदु था, जिसको अगर मैं मूल बिंदु मान लेता हूं, तो वहां से अभी आपकी दूरी कितनी है? अभी आप कितनी दूरी पर हो? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर क्या पूछ रहे हो? बहुत ही बढ़िया, तो हम बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो मैं 5 किलोमीटर दूरी पर हूँ, अपने मूल बिंदु से 5 किलोमीटर दूरी पर मैं हूँ, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल दूरी कितने चले, तो आप बोलोगे 7 किलोमीटर कुल दूरी चले, ठीक है, वो आपको पता है ना। लेकिन मूल बिंदु से आप 5 किलोमीटर दूरी पर अभी हो, ठीक है भाई। तो कैसे बताया कि पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया? तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगा पाए? तो पाइथागोरस प्रमेय लगा पाए क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा था, इसलिए लगा पाए, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा 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 अच्छा, इसी को मैंने थोड़ा सा सदिश के रूप में आपको बताने का प्रयास किया। मैंने क्या बोला कि अब आपने क्या किया है ना, यहां पर आपने 3 और 4 का योग किया है। कुल मिला के आपने किया क्या है? यहाँ पे 3 और 4 का योग किया है आपने, किसी तरह से 5 निकाल लिया। योग मतलब
ऐसा नहीं कि यार योग का मतलब, जब मैं योग बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा जैसे अदिश राशियों में करते थे कि 3 + 4 कर दिया तो 7 के बराबर, आप बोलोगे 3 4 4 का योग तो 7 के बराबर आ रहा है, आप कह रहे हो 3 4 का योग 5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, वो योग नहीं, आपने यहां पर कह रहा हूं कि सदिश योग किया है। किसका सदिश योग किया है? 3 और 4 का सदिश योग किया है, तो आपको 5 मिला है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख पा रहा हूं कि 5 सदिश जो होगा वो 4 सदिश और 3 सदिश के योग के बराबर होगा। यह बात बिल्कुल अलग है उससे जो कि अदिश राशि में की जाती थी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो बना लो सारे सदिश। तो आपने बनाया कि 4 सदिश की जो दिशा होगी वो तो इधर होगी। ठीक है, इधर ही तो चले ना आप, इसी दिशा में तो आप जा रहे हो, तो 4 सदिश की दिशा तो इधर होगी। फिर आप उधर ऊपर जाने लगे तो जो 3 सदिश है उसकी दिशा इधर होगी। ठीक है भाई, और जो 5 सदिश है उसकी दिशा इधर होगी। मूल बिंदु से ही तो देखेंगे, तो 5 सदिश की दिशा इधर होगी। ठीक है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो यहां से हमें थोड़ा सा ताबड़तोड़ एक चीज मिली और मैंने कहा कि भैया छोड़ो कि 3 4 5 को छोड़ो, अगर यहां पर कोई और जनरल सदिश, जनरल भी अगर बात करते हैं हम, कोई भी सदिश होता है यहां पर, मान लो ये ए सदिश है, ये बी सदिश है और ये सी सदिश है, तो क्या मैं कह सकता था कि सी सदिश का जो मान होगा वो ए सदिश प्लस बी सदिश के होगा? बिल्कुल कह सकता था। जैसे इसके अंदर आ रहा है तो ये तो कोई स्पेशल थोड़ी है 3 4 5 नंबर सबके लिए आना चाहिए, तो सबके लिए होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी सदिश अगर आपके पास सी सदिश हो तो उसका जो योग होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ 90 डिग्री का कोण था, ऐसा जरूरी है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो? ऐसे कोई खास बात है 90 डिग्री कोण के अंदर? नहीं, हम तो जनरल बात करना चाह रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से स्थिति बनी होती कि ए वेक्टर है, यहां ए सदिश है, यहां फिर बी सदिश है, ठीक है, तो इनका योग जो होगा वो सी सदिश के बराबर आने चाहिए। ठीक है, ये परिस्थिति बिल्कुल बढ़िया बन गई अपनी था। तो हम यहां पर भी कह सकते हैं कि सी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में ए और बी का योग जो होगा वो सी के बराबर होगा? अब यहां पर ए और बी को बहुत ध्यान से देखना है हमें, ए और बी को बहुत ध्यान से देखना है हमें। आपने यहां पर नोटिस करना है कि ए और बी की, ए का शीर्ष और बी की पूंछ मिलाई गई है। ए का शीर्ष और बी की पूंछ मिलाई गई है। देखो यहां पर ए का शीर्ष और बी की पूंछ मिलाई गई है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आरएचएस में जो आपके पास सदिश आ रहे हैं उनमें एक का सिरा और एक की पूंछ मिलाना। ठीक है, और जो योग इनका जो आंसर आ रहा है उसमें एक के साथ सिरा और दूसरे के साथ पूंछ। ठीक है, जो आपका योग आ रहा है उसमें एक किसी एक के साथ, इसके अंदर बी हो रहा है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो जिसके साथ किसी एक के साथ तो सिरे से सिरा और दूसरे के साथ पूंछ से पूंछ मिलानी पड़ेगी आपको। ठीक है, इस तरह से आप त्रिभुज नियम तभी लगा पाओगे, नहीं तो अगर आपने ऐसे ही एवं त्रिभुज नियम लगा दिया तो आपका आंसर जो होगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं से आप किन्हीं सदिशों को दर्शाते हो तो 2 भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरे के बराबर होगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि पहले जिनको योग कर रहे हो उनका सिरा और उनकी पूंछ मिलनी चाहिए, दूसरा जो योग आ रहा है उसका सिरा और किसी एक का सिरा, और योग जो आ रहा है उसकी पूंछ और किसी एक की पूंछ मिलनी चाहिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। ये तो एक थ्योरेटिकल अपने पास रूल है जिससे अपन सिर्फ पता कर सकते हैं कि क्या चीज हो रही है इसके। ऑब्वियसली अगर इसको स्केल से बनाया जाता तो आप स्केल पे यहां पर नापते कितना सदिश है। 5 किलोमीटर की लंबाई को मैं 5 सेंटीमीटर से दिखा देता, ठीक है, 7 किलोमीटर की लंबाई को मैं 7 सेंटीमीटर से दिखा देता, फिर देखता कि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है तो मुझे सदिश पता चल जाता। और फिर जो अपना वो नापने का जो एंगल नापने का आता है, क्या कहते हैं उसको, डीवी जो आता है, उससे हम देख चांदा, इससे हम क्या निकाल देते हैं, इससे हम निकाल देते हैं इसका एंगल कितना है। ठीक है, वो सब चीजें हम कर सकते हैं, ये प्रायोगिक रूप में अपन इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा है, मैं लिम्प इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गणितीय जो हमें संक्रियाएं करनी है, जो गणितीय उपयोग जो हमारे पास हैं, उसमें ये वाला नियम कई बार आपको इस्तेमाल नहीं आएगा। ठीक है, इस्तेमाल नहीं आएगा मतलब कोई और दूसरा नियम इस्तेमाल आएगा, तो वो जो दूसरा नियम इस्तेमाल आएगा उसको हम अभी सीखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, इस नियम का नाम है समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, आया उधर से ही है, लेकिन कैसे आया उसको मैं समझाऊंगा आपको। इसका नाम है समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो, सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि दो सदिश राशियां आपके पास है तो उनका योग निकालना बताएगा आपको। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको? पैरेललोग्राम लॉ। पैरालेलोग्राम का ले लो, पैरालेलोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसके अंदर? हम इसके अंदर कहेंगे कि मान लीजिए आपके पास दो सदिश हैं, कुछ इस प्रकार रखे हैं कि पहले सदिश ए वेक्टर और दूसरे सदिश बी वेक्टर दोनों की पूंछ से पूंछ मिली हुई है। दोनों की पूंछ से पूंछ मिली है। इससे पहले में क्या था? आपने क्या मिलाया था? आपने सिरे से पूंछ मिलाया था। इसमें दोनों से आपने पूंछ से पूंछ मिला लिया। ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो ये कह रहा है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, कि इन दोनों सदिशों का जो योग होगा वो इनके मध्य कहीं पर आएगा, उनके मध्य कहीं पर आएगा, और जहां पर आएगा वो जो दिशा होगी वो इन दोनों के द्वारा बनाए गए पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के डायगोनल पे होगा। समांतर चतुर्भुज के डायगोनल पे होगा। कहां पे होगा? डायगोनल पे होगा। इस तरह से, इस तरह से डायगोनल पे होगा। ठीक है, आती है बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सही नहीं बनाया, इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। इसको भी ऐसे जोड़ो डॉटेड लाइन से, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के, इन दोनों के बीच के डायगोनल जो डायगोनल बन रहा है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो योग आया है वो आर वेक्टर के बराबर है। ठीक है, ए वेक्टर का वेक्टर का जो योग आया है वो आर वेक्टर के बराबर है। तो हम यहां से लिख पाएंगे कि आर वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब यार ये क्या है ए वेक्टर प्लस, उसको वैल्यू कैसे निकालोगे, परिमाण कैसे पता करोगे, दिशा कैसे पता करोगे? ठीक है, वही तो काम की चीज है। ये बार बार लिखने से थोड़ी दिशा मिल जाएगी, बार बार लिखने से थोड़ी परिमाण मिल जाएगा। तो वो कैसे निकाले, उसको निकालते हैं हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कोण है वो थीटा के बराबर है। देखो, पूंछ से पूंछ मिला रखी है तो एंगल जो होगा यही वाला होगा, थीटा इसका कोण ले लिया आपने। ठीक है, अच्छा, और मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। आगे बढ़ाने के लिए हम कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, खूनी कलर ले लेते हैं, लाल। थोड़ा सा मैंने यहाँ आगे बढ़ाया इसको, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया है, एक लंबवत रेखा यहाँ पर मैंने गिरा दी है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अच्छा, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा के बराबर होगा। ठीक है, हो गया बहुत लाल लाल, कलर थोड़ा सा लगी लो। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा के बराबर होगा। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, मैं बोलता हूं क्योंकि ये ए सदिश है तो इसकी लंबाई जो है वो ए के बराबर है। ऐसे मैंने बोल दिया अभी कि लंबाई जो है इसकी वो ए के बराबर है। सदिश तो आपको पूरा दिखाएगा, दिशा विशा सब कुछ दिखाएगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है ए के बराबर मैंने ऐसा मान लिया है, यानी कि मैं कह सकता हूं इसका परिमाण जो है वो ए के बराबर है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सिर्फ, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए सदिश है ए वेक्टर और मुझे सिर्फ परिमाण दिखाना है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, सिर्फ ए लिख दूंगा। ठीक है, ए का परिमाण दिखाने के लिए सिर्फ ए लिख दिया, काम चल जाएगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा ए वेक्टर को मॉड के अंदर, इसको मॉड कहते हैं, मॉड के अंदर बंद कर दिया तो इसका मतलब ही परिमाण होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी धीरे धीरे अभी, है ना। अच्छा, और बी सदिश का जो परिमाण मैंने माना है वो मान लिया है बी। कोई दिक्कत की बात इसके अंदर होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, इसकी दिशा होनी चाहिए, इसका जो वो ले लिया अपन ने, बी ले लिया। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा भाई।
ये बी है तो ये भी बी होगा, ये बिल्कुल होगा, बी होगा। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ये वाला त्रिभुज देखो जरा, इसका नामकरण कर दें तो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और इसको ले लेते हैं सी, और इसको ले लेते हैं डी। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, चलो 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 चलो, तो देखो त्रिभुज देखो कौन सा वाला, त्रिभुज सी ए डी, सी ए डी, ये पॉइंट भी मैंने ए ले लिया है ना, बहुत सारे ए हो गए, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है, और इस पॉइंट को बी ले लिया है सिर्फ नामकरण करने के लिए। सी ए डी अगर हम त्रिभुज देखते हैं तो सी ए डी त्रिभुज में आप देखोगे कि ए डी का जो मान हो, ए डी का जो मान होगा वो बी कॉस थीटा के बराबर होगा। बी, ये बी है, यहां से लेकर यहां तक ये बी है। ठीक है, इसका कॉस थीटा निकालो आप तो ये आपको मिल जाएगा किसके बराबर, बी कॉस थीटा के बराबर। और वहीं जब आप देखते हो कि सी डी निकालते हो तो सी डी का आपको मान मिलेगा बी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, यहां पर देख सकते हो आप। ठीक है, पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं सिखा चुका हूं, तो वहां से आप निकाल सकते हो। सी डी आपको मिल गया बी साइन थीटा के बराबर, तो ए डी भी मिल गया आपको और सी डी भी मिल गया आपको। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, चलो अच्छी बात। अच्छा चलो अब चलते हैं, हम त्रिभुज की बात करते हैं, ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ट्राइंगल ओ सी डी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ट्राइंगल ओ सी डी में कि ओ सी का जो स्क्वायर होगा वो ओ डी के स्क्वायर, ओ डी के वर्ग और सी डी के वर्ग के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कुछ नहीं किया। ठीक है, कौन से ट्राइंगल के अंदर लगाया है हमने, तुम जाओ बेटा ऊपर ही जाओ, कौन से ट्राइंगल में हमने लगाया है, इस वाले ट्राइंगल में। कलर दो थोड़ा सा, ताल से ताल मिला हो, इस ट्राइंगल में ओ सी डी, ये और ये ओ सी डी ट्राइंगल में हमने लगाया है। तो हम क्या कह पाएंगे, हम कह पाएंगे कि ओ सी का स्क्वायर जो है वो ओ डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे ओ सी का स्क्वायर बराबर, क्या मैं ओ डी को ओ ए प्लस ए डी के बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ओ ए प्लस ए डी के बराबर लिख सकते हैं, प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओ सी क्या है भाई, अगर ये आर सदिश दिखा रहा है तो कह देता हूं कि इसका जो परिमाण है वो आर के बराबर है, तो ओ सी क्या होगा, आर, तो आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर ओ ए का मान क्या है, ओ है ए के बराबर, ए प्लस ए डी का मान क्या है, बी कॉस थीटा के बराबर का होल स्क्वायर, प्लस सी डी, सी डी का मान क्या है, सी डी का मान है आपके पास बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर का जो मान आया आपके पास वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहां से आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर का मान आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साथ में ले लो तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो मान जो है वो 1 के बराबर होता है, ये हम जानते हैं ना, एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी होती है। तो आर स्क्वायर का जो मान होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, या हम कहें कि आर का जो मान होगा वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होगा। ये आपके पास इनके योग का परिमाण आ गया है कि कोई दो सदिशों को अगर जोड़ा जाए तो उनका योग कितना होगा, तो उसका परिमाण आपको पता चल गया। ठीक है, तो इनका परिमाण आपको पता चल गया। और ऑब्वियसली है तो सदिश राशि, तो उसकी दिशा भी होगी, उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो दिशा बताने के लिए आपको क्या बताना है, आपको कोई सा भी एक बता दो कि कोण कौन सा, कोण कितना है। ए की दिशा आपको पता है, बी की दिशा आपको पता है। अगर आप सिर्फ इतना बता दो कि ए से किस कोण पर है या बी से किस कोण पर है, तो आप आराम से बता सकते हो कि किसकी दिशा क्या होगी। तो हम मान लेते हैं ए से जो कोण है वो अल्फा के बराबर है,
ठीक है। मैं इसी ट्राइंगल में देखता हूं ओसीडी ट्राइंगल में, तो tan अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओसीडी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। tan अल्फा होगा इसका लंब बटे आधार, तो लंब कितना है b sin थीटा और आधार कितना है a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लेता हूं कि यह एंगल बीटा के बराबर है, तो tan बीटा का मान जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है, याद रख लो आप इसको, a sin थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल निकाल रहे हो वो खाली आएगा, अलग आएगा। यहां पर a के साथ एंगल निकाला था हमने, तो वो नीचे आएगा, खाली आएगा, ठीक है। यहां b के साथ एंगल निकाला है, वो जो होगा नीचे आएगा, खाली आएगा। और tan निकाल रहे हो तो बाकी जो बचा है उसमें ऊपर साइन वाला आ जाएगा और नीचे कॉस वाला आ जाएगा। इस तरह से इसको याद रख सकते हो, छोटी सी ट्रिक की तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, अगर इसको समराइज हम करें इस चीज को, तो हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास दो सदिश हैं इस प्रकार से, a सदिश और b सदिश, और आपको बोला गया है कि इनका परिमाण निकालें, तो इनका परिमाण जो होगा वो इनके द्वारा बन रहे एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के डायगोनल के बराबर होगा, ठीक है। डायगोनल की दिशा में होगा और उसके बराबर भी होगा, डायगोनल की लंबाई के बराबर भी होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि r जो होगा वो रूट a का परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। वहीं अगर दिशा पूछी जाती है, थीटा इनके बीच में एंगल था, अगर आपको दिशा पूछी जाती है तो tan अल्फा आप बोलोगे कि tan अल्फा जो होगा वो b sin थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा के बराबर होगा। कोई मुश्किल बात है क्या इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत बढ़िया है, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। एग्जाम्पल ये कह रहा है आपसे कि आपके पास मान लेते हैं दो बल हैं, इसमें पहला बल जो है वो इस प्रकार से, कितना ले लें आप, चलो ले लो कितना, 10 न्यूटन का बल है, ठीक है, आसान ले लेते हैं, 10 न्यूटन का बल है, ठीक है। एक और 10 न्यूटन का बल है, दोनों 10 न्यूटन का बल है, या चलो ठीक है इस बार 10 समान नहीं लेते हैं, इस बार अलग अलग लेते हैं, ठीक है। 20 न्यूटन का बल है, ठीक है। और ये कुछ एंगल 60 डिग्री पर इस प्रकार से लग रहे हैं, किसी कण के ऊपर लग रहे हैं, यहाँ पर कोई कण है, ठीक है। इस कण पे इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, उधर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, और इनके बीच का कोण आपको दिया है कि 60 न्यूटन के बराबर है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कुल बल कितना लग रहा होगा इस कण के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे, आप बिल्कुल बढ़िया से फॉर्मूला लगाओगे, आप बोलोगे कि जो कुल बल लग रहा होगा इसके ऊपर वो कहीं यहाँ पे मध्य में आ रहा होगा, ठीक है। और जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसके अनुसार होगा, पैरेललोग्राम बार बार आप बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसका मान जो होगा वो आर वेक्टर के बराबर होगा। परिमाण अगर निकालूं तो परिमाण जो होगा वो कितना होगा, परिमाण निकालने के लिए आप बोलोगे रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 होगी, बात खत्म। आर आएगा आपके पास रूट 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 400 प्लस कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 10 इंटू 20, cos 60 का मान, cos 60 का मान भी रख देते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 20, cos 60 का मान 1/2, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, आर बराबर रूट 100 प्लस 400 प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 200, ठीक है। 200 आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 200 बचेगा। देखो कितना आएगा आर का मान हो जाएगा रूट 100 प्लस 400 500 700, ठीक है। तो इसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, आसानी से हम इसको लिख सकते हैं 10 रूट 7 न्यूटन, इतना तो इसका परिमाण होगा, ठीक है। अब क्योंकि सदिश राशि है तो दिशा बताना बहुत जरूरी है, दिशा बतानी पड़ेगी हमें। तो दिशा हम किस प्रकार से बताएंगे, दिशा हम बोलेंगे कुछ नहीं करना, आप ये एंगल बता दो, ये एंगल कितना है, बस, ठीक है। सदिश राशि को कैसे बताएंगे हम, सदिश राशि के अंदर हमेशा हम दो चीजें बताएंगे, परिमाण भी बताएंगे और दिशा भी बताएंगे, तभी सदिश राशि पूरी तरह से कंप्लीट होगी, ठीक है। ये परिमाण आ गया है यहाँ पर आर का मान। अब अगर हम दिशा बतानी है तो हम किसी भी एक से एंगल बताते हैं, हम नीचे वाले से एंगल बताते हैं ज्यादातर, तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा था, तो b कौन सा है, ऊपर वाला, 20 sin, इनके बीच में एंगल कितना 60 बटे 10 प्लस 20 cos 60, ये आ गया हमारे पास परिस्थिति। तो देखो 20 sin 60 कितना होगा, 20 रूट 3/2, sin 60 का मान रख देते हैं यहाँ पर, बटे 10 प्लस 20 cos 60, 20 cos 60 यानी कि 20 इंटू 1/2, ठीक है। कितना आएगा, 10 से 10 कटेगा इधर, 2 से 20 कटेगा 10 बार, तो
तो 10√3 ऊपर बचा, ठीक है, और ये भी देख आएगा तो 20 नीचे आ जाएगा। तो √3/2, √3/2 का मान, √3/2 आपके पास tan अल्फा का मान आ गया है, ठीक है। tan अल्फा कितना है आपके पास? √3/2। अब tan अल्फा √3/2 का हमें मान कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, तो हमें याद नहीं है, तो हम इसी तरह से इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। कहाँ है भाई? देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास अब दो बराबर बराबर ले लेता हूं मैं, कितना कितना ले लो, 50 न्यूटन ले लो। चलो 50 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, ठीक है, और 50 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, ठीक है। अब कोण इनके बीच में जो है वो है, कितना लोगे, कितना लोगे, 60 डिग्री का कोण है इनके बीच में। कितना कोण है? 60 डिग्री का कोण हमने अभी ले लिया फिलहाल, अगर कोई और कोण लेना होगा बाद में ले लेंगे, ठीक है। अब बताना है कि इनका जो परिमाण होगा वो कितना होगा। परिमाण निकालने के लिए आप जानते हो कि इनका परिमाण जो होगा वो आएगा तो बिल्कुल इनके बीच में, ठीक है, आएगा तो बीच में, और उसका मान भी r के बराबर होगा, है ना। अच्छा, तो r निकालें तो r कितना होगा भाई? r हो जाएगा आपके पास √50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 2 × 50 × 50 कॉस 60 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा देखो, इसको हल करोगे तो कितना मिलेगा? r बराबर √50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 2 × 50 × 50। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब मैं कई बार आगे जब आप बिल्कुल एकदम यूज टू हो जाओगे इसके, तो इतने ज़्यादा स्टेप्स मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट कॉस थीटा का मान रखूंगा, डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। बल्कि आपको इतना यूज टू हो जाओगे आप इसको कि आप देखोगे एंगल इनके बीच में 60 डिग्री आ रहा है, बराबर बराबर है तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इनके बीच में एंगल 120 डिग्री का है तो बराबर बराबर इतना आ जाएगा। तो ये आप सब सीख जाओगे इसको धीरे धीरे, ठीक है। मुझे आंसर याद है कितना आने वाला है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो आप भी ऐसा हो जाएगा कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कितना इनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। जैसे हम देख के बताया था ना कि 2 + 2 4 होता है, वैसे आप देख के चीजें बता दिया करोगे, है ना। चलो आप देखते हैं। तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस इधर बचेगा 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर 3 बार आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो उसको? 3 × 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो 50 हो जाएगा, है ना। तो ये 50√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल बल जो लग रहा होगा वो 50√3 न्यूटन के बराबर लग रहा होगा। एंगल पता कर लेते हैं। एंगल क्या होगा भाई? मान लेते हैं कि एंगल जो है वो अल्फा के बराबर है, तो tan अल्फा का मान क्या होगा? tan अल्फा बराबर 50 sin 60 बटे, अब दोनों बराबर हैं तो किसको ऊपर क्या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, 50 cos 60, ठीक। कितना हो जाएगा? 50 sin 60 का मान 50√3/2 बटे 50 प्लस 50 × 1/2, ठीक है। तो कितना होगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 25, तो 25√3 बटे 75, ये 3 बार कटेगा, 1/√3 आपके पास आ जाएगा। tan अल्फा का मान कितना आया? 1/√3 आ गया। जानते हो क्या tan अल्फा का मान 1/√3 कहां पर आता है? जब अल्फा होगा 30 डिग्री, यानी कि अल्फा का मान 30 डिग्री हमारे पास आ गया है, तो 30 डिग्री का कोण ये बना रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे अच्छा सा कोण हमें मिला तो हमें देखने को मिल गया कि यहाँ पर कोण भी आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। एक चीज नोटिस करी इसके अंदर, एक चीज आपने नोटिस करी हो तो आपने देखा कि बराबर आपके पास सदिश थे। तो दो सदिश अगर बराबर हों और किसी भी कोण थीटा पर हों तो उनका जो योग आएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक मान क्या होगा उसका, मैं कह रहा हूं कि इनका जो योग होगा वो हमेशा ही θ/2 कोण पर होगा, मतलब बिल्कुल मध्य में होगा। ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आपको याद रह जाए तो बढ़िया से हो जाएगा, है ना। ये छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखो इसको कि अगर दो बराबर हों तो उनका जो हमेशा मान आएगा वो हमेशा बिल्कुल मध्य में आएगा इनके, है ना। आना भी चाहिए ना बीच में, जब दो चीजें बराबर हैं तो उनका जो योग आना चाहिए बिल्कुल बीच में आना चाहिए सदिशों का, है ना। तो जैसे कि इसके अंदर हुआ 60 डिग्री का कोण था आपके पास, क्योंकि दोनों बराबर थे तो इनका जो परिणाम आया है वो 30 डिग्री पर आया है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं और हमें अब इसके अंदर भी करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं सदिशों का व्यवकलन, है ना। सदिशों के व्यवकलन पे अच्छा, सदिशों के व्यवकलन से पहले हम सीखते हैं सदिश योग का बहुभुज नियम। छोटा सा एक नियम है, उसको भी देख लो। सदिश योग का बहुभुज नियम।
बहुभुज नियम क्या कहता है? बहुभुज नियम कहता है कि मान लीजिए आपके पास अभी जब जो जितना भी कार्य हमने किया है उसके अंदर हमने सिर्फ दो सदिश मान के किया है। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा दो ही सदिश हो, दो से ज्यादा भौतिक राशियां हो, तीन भौतिक राशियां हो, तीन बल लग रहे हो, चार बल लग रहे हो, कुल बल बताओ तो क्या होगा? तो ये कहता है कि अगर इस प्रकार से आपको सदिश राशियां दी हैं, ठीक है, ए सदिश, और ए के सिरे से अगली सदिश राशि को रखा है बी सदिश, और बी के सदिश सिरे से अगली सदिश राशि को रखा है सी सदिश, ठीक है, उसके अगले सिरे से अगली सदिश राशि को रखा है डी सदिश, ठीक है, इसके सिरे से अगली सदिश राशि को रखा है ई सदिश, ठीक है, और इसके अगले सिरे से अगली सदिश राशि को रखा है एफ सदिश, ठीक है। तो इतनी सारी सदिश राशियां होने के बाद जो आपका योग आएगा वो पहली सदिश राशि और अंतिम सदिश राशि को जोड़ने वाली भुजा के बराबर होगा, और उसकी जो दिशा होगी वो पहली से अंतिम की ओर होगी, ठीक है, याद रखना है, इसकी जो दिशा होगी वो पहले से अंतिम के ओर होगी, ठीक है। यही कहता है आपका सदिश योग का बहुभुज नियम, ठीक है। इसमें आप क्या कह सकते हो कि अगर इस प्रकार से आपके पास सदिश राशियां हैं, जैसे कि ऐसा है ए बी सी डी, ठीक है, और फिर यहीं पे जोड़ दे, चलो उसको मैं आगे और जोड़ना चाह रहा था वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, ई हमने यहां पर जोड़ दिया है, ठीक है। तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये एक साइकिल बना रही हैं, साइकिल कंप्लीट कर रही हैं, जहां से शुरू हुई थी वहीं पर ही आ रही है, तो इनका जो योग होगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह हम त्रिभुज में ही बोल सकते थे कि अगर इस प्रकार आपके पास तीन सदिश राशियां हैं ए बी, ठीक है, और ये सी, तो इनका जो योग होगा वो a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसमें ध्यान देना यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है कि इनका जो ये परिमाण, जिनका परिमाण बता रहा है, इनका परिमाण नहीं बता रहा है, ये ए राशि और बी, ए जो है ए सदिश और बी सदिश के बीच के शीर्ष और पूंछ मिल रहा है, और इसकी भी देखो, इसकी भी शीर्ष और पूंछ मिल रहा है, इसका भी शीर्ष और पूंछ मिल रहा है, ठीक है। तो वो योग जब होता है तब शीर्ष मिलता है या पूंछ मिलती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना। तो एक छोटा सा एक नियम था, उसको देख लिया हमने। अब बात कर लेते हैं व्यवकलन की, ठीक है। व्यवकलन कैसे करते हैं सदिशों का व्यवकलन? ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको सदिशों के व्यवकलन में, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, ठीक है। आपने क्या देखा कि आर वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है ना, ये चीज देख लिया आपने यहां पर। अच्छा चलो, अभी इसको उतना तो याद है ना। अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि यहां तो आपने योग सीख लिया, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आर वेक्टर जो होगा अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर हो तो इसका परिमाण क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, ये कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 माइनस 2 कितना होता है भाई? 2 के बराबर होता है, हम जानते हैं, ठीक है। क्या मैं चाहता तो इसको 4 प्लस माइनस 2 लिख सकता था, अभी भी 2 ही आंसर आता, वही आता ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया योग ही, लेकिन -2 का योग किया अब 4 के अंदर। ये बात यहां पर तो बहुत ज्यादा सूट नहीं करती, या सूट तो मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है यहां पर ये बात, लेकिन सदिशों में ये बात बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। कैसे? तो आप देखोगे आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर ए सदिश प्लस माइनस बी सदिश के बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई, अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे सदिश कैसे थे? हमारे पास सदिश इस प्रकार से था, ए सदिश और ये बी सदिश। अब मुझे निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो माइनस बी क्या होगा भाई? माइनस बी क्या होगा? माइनस बी को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास सदिश है, यहां पर कोई पी सदिश है जो कि इस दिशा में है, इस दिशा में है, और मैं आपसे बोलूं कि माइनस पी बनाओ, तो माइनस पी क्या दर्शाएगा भाई? माइनस पी दर्शाएगा कि आपके पास एक ऐसा सदिश है जो इसकी विपरीत दिशा में है, और उसका परिमाण जो है वो इतना ही है जितना कि पी का है। तो जैसे ही आप दिशा विपरीत बस कर दोगे तो आपको माइनस पी सदिश मिल जाएगा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको बी सदिश चाहिए था, आपके पास बी सदिश था, आपको माइनस बी सदिश चाहिए था, आपने इसी लाइन पर इसकी दिशा जो है उल्को उलट दिया, इसी लाइन पर इसकी दिशा को आपने उलट दिया, परिमाण उतना ही रखा,
ये माइनस बी सदिश हो गया। अब अगर आप ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का योग कर दोगे तो आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। वही तो बात यहां पर लिखी है, यानी कि आप क्या करो, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का योग कर दो। ठीक है, तो बनाओ पैरेललोग्राम, इस तरह से बना लो। इनका जो योग होगा ए वेक्टर और माइनस बी का कितना होगा, अब इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे निकालें भाई, हमें दिया है कि इनके बीच में जो कोण है वो थीटा के बराबर है, और आपको तो इतनी बात भी याद नहीं रखनी पड़ेगी, आपके पास तो सीधा सीधा भी फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आपको तो उसी से काम हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो आर वेक्टर किसके बराबर होगा, आर का जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सिखाया मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हो गया काम खत्म, ये आपने व्यवकलन निकाल दिया। आपको पता करना रहेगा कि इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में एंगल पता करना रहेगा कि ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, बस 180 माइनस थीटा बटे ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन को तो, ठीक है, तो बी का तो बी साइन थीटा तो ऊपर रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा आ जाएगा। बस इतना सा फर्क पड़ेगा इसके अंदर, और कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ये व्यवकलन हो जाएगा, व्यवकलन का फॉर्मूला हो जाएगा। वही बात है, मतलब आपको योग ही करना है इसके अंदर भी, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपने व्यवकलन अगर कर रहे हो, वैसे व्यवकलन की आवश्यकता आपको बहुत कम पड़ेगी, आपको योग से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वो ये भी तो योग ही है ना यार, आपको पता ही नहीं चलेगा आप योग कर रहे हो व्यवकलन कर रहे हो, है ना, आप इस योग से ही सारी चीजों को करते चलोगे। लेकिन फॉर्मूला बताना मेरा कर्तव्य है, तो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बता दिया कि व्यवकलन का भी एक फॉर्मूला होता है कि आर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर tan अल्फा जो होगा वो बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सवालों के ऊपर। ठीक है, फिर हम सवाल देखते हैं सवाल क्या क्या है। तो देखो भाई क्या कह रहा है पहला सवाल। ठीक है, आसान सा सवाल है। पहला तो सदिश माइनस ए है, परिमाण के ए से, सदिश माइनस ए है, परिणाम में ए से अधिक, परिणाम में ए से कम, ए की समान दिशा में, ए के परिणाम में तो बिल्कुल बराबर रहेगा, परिणाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले इसी चीज को। ठीक है, ए के विपरीत दिशा में माइनस ए होगा, तो अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत इसके अंदर नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास दो सदिश हैं जिनका अनुपात 1/2 है, यदि इनका परिणामी पी बल से tan इनवर्स 3/2 कोण बनाता है, तो पी व क्यू के मध्य कोण क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है कि पी और क्यू के मध्य कोण क्या होगा। ठीक है, बना, जब भी आपको ऐसे कुछ सवाल दिखे आप बनाओ उसको, है ना, बना के देखो। पी और क्यू के बीच में अनुपात दे रखा है 1/2, तो मैं कहता हूं कि ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, थोड़ा सा क्यू बड़ा बना लो ताकि दिख जाएगा अनुपात इनके बीच का 1/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, कह रहा है कि इनके बीच का कोण जो है वो थीटा के बराबर है, और यही थीटा पूछा है आपसे, है ना। इनका जो परिणामी है, मान लो परिणामी कुछ इस प्रकार बन रहा होगा, इनके बीच में जो परिणामी है वो जो कोण बना रहा है अल्फा, वो tan इनवर्स √3/2 के बराबर है, √3/2 के बराबर है। ठीक है, अच्छा तो बताओ क्या 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 वैल्यू होगी। तो हम ये चीज जानते हैं कि tan अल्फा का जो मान होगा यहाँ पर वो कितना होगा भाई, tan अल्फा का जो मान होगा वो ऊपर वाला कौन सा है, Q। ठीक है, नीचे का एंगल बना रहा है, तो Q साइन थीटा बटे P प्लस Q कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अल्फा का मान tan इनवर्स √3/2 है, तो tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, Q की जगह पे आप क्या रख दोगे, Q की जगह पे Q ही रखो अभी, है ना, और आपको चाहिए कुछ तो Q साइन थीटा बटे P प्लस Q कॉस थीटा। देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है कि P और Q का अनुपात दे रखा है 1/2, यानी कि P का जो मान होगा वो Q/2 के बराबर होगा। सही दिया, P/2 बराबर 1/2, Q/2 के बराबर इसका मान होगा P का। ठीक है, यहां पर P का मान रख दो, यहां पर आप P का मान रख दो तो कितना हो जाएगा, Q/2
प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि ये क्यू यहां से कट जाए। हमें मिलेगा √3/2 बराबर 2 साइन थीटा बटे 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, इसको अब हल कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो √3 प्लस 2√3 कॉस थीटा, मैंने उसको ले आके उसको गुणा कर लिया है, बराबर इसको उधर ले आते हैं तो 4 साइन थीटा के बराबर होगा। आप देखोगे के क्या किया जाए, थोड़ा इसको हल करना थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे। √3 प्लस 2√3 कॉस थीटा बराबर 4 साइन थीटा के बराबर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्क्वायर कर लो दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए था ऐसे ही। अच्छा, क्यू को अगर 2p रखा जाए तो 2p साइन थीटा, ठीक है, क्यू p प्लस 2p, ठीक है, वो इतना ही आ जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, और अल्फा का मान √3/2 तो हमने रख ही दिया है। √3 प्लस 2√3 कॉस थीटा बराबर 4 साइन थीटा। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। देखो, अब या तो इसको सॉल्व करने के अपने पास काफ़ी तरीके जो है वो है कि आप या तो इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद आपके पास टर्म आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर सकते हो आपके इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अगर 1/2 मान रखोगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, 45 रखोगे तो भी नहीं आएगा। रख के देख लो, यहाँ पे 1/√2 आएगा, यहाँ पे 1√2 बढ़ जाएगा, कटेगा नहीं वो। 30 डिग्री 60 डिग्री रखोगे तो ये आ जाएगा। 60 डिग्री पे अपन चेक कर लेते हैं, स्टार लगा इसलिए 60 डिग्री पे चेक कर रहा हूँ मैं। तो √3 प्लस 2√3 कॉस 60 का मान 1/2, ठीक है, बराबर 4 साइन थीटा, यानी कि 4 साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, तो 2√3 इधर से आ रहा है और आप देखोगे 2√3 भी इधर से ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा स्मार्टली कर सकते हो, है ना, तो आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप इसको कॉस थीटा साइन थीटा को साथ में लो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सदिश P, Q व R के परिमाण क्रमशः 5, 12 व 13 इकाई हैं, तो P प्लस Q बराबर R है, तो Q व R के मध्य कोण क्या होगा। अच्छा, बोल रहा है P, Q व R के परिमाण 5, 12, 13 इकाई है तथा P प्लस Q R के बराबर है। ठीक है, तो P और Q R के बराबर है। ये P मैंने बना लिया यहाँ से, ये P सदिश और ये Q सदिश। ठीक है, P का आपको दे रखा परिमाण 5 और ये है 12। ठीक है, और इनका जो आ रहा है परिणाम वो है, योग आ रहा है वो है 13 के बराबर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अच्छा, Q और R के मध्य कोण क्या होगा। Q और R कौन सा है, ये R है, तो Q और R के मध्य कोण, ये वाला कोण हमसे पूछा है कि ये वाला कोण क्या होगा। मैं मान लेता हूँ कि कोण जो है वो बीटा के बराबर है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। Q और R के मध्य कोण निकालना है हमें, Q और R के मध्य कोण क्या होगा। तो फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला बोलोगे tan बीटा बराबर, जिसके साथ कोण निकालना है वो नीचे आता है, खाली आता है, अकेला आता है। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, P साइन थीटा बटे Q के साथ निकालना है तो Q प्लस P कॉस थीटा। ठीक है, P का मान कितना है, P का मान कितना है भाई, P नीचे वाला था 5, तो 5 साइन, इनके बीच में एंगल कितना दे रखा है। अच्छा, एंगल भी नहीं दे रखा, एंगल ही पता करना पड़ेगा हमें, तो एंगल पता करना कोई मुश्किल बात नहीं। एंगल अभी कर लेते हैं हम, पहले इसको लिखते हैं 5 साइन थीटा बटे Q प्लस P कॉस थीटा। ठीक है, Q का मान कितना दे रखा, 12, 12 प्लस 5 कॉस थीटा। ठीक है, ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क कर लो। ठीक है, थीटा का मान हमारे पास आएगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। थीटा का मान निकालने के लिए आपको दे रखा है P प्लस Q जो है वो R के बराबर है। हम लिख पाएंगे R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। परिमाण इतना ही होगा ना यार, यही तो फॉर्मूला है ना। तो R स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, Q स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर मैंने PQ नहीं लिखा, फिर से रख दूंगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर जो होगा 13 स्क्वायर के बराबर होगा, ये कट जाएगा पूरा। आप देखोगे 2PQ कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, इसलिए मैंने PQ का मान वापस से नहीं रखा था, वो दिख गया था कि 0 के बराबर आ रहा है। तो थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर यहां से आ जाएगा। थीटा का मान आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अगर थीटा का मान 90 डिग्री आ गया तो रख दो, तो tan बीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा, 5 साइन 90 बटे 12 प्लस 5 कॉस 90।
साइन 90 होगा 1, 12 प्लस कॉस 90 हो जाएगा 0, तो 5/12 आ जाएगा। टेन बीटा का मान जो होगा वो 5/12 के बराबर आ जाएगा, या आप कह सकते हो बीटा का मान जो होगा वो 10 इनवर्स 5/12 के बराबर होगा। ठीक है, 10 इनवर्स 5/12 के बराबर होगा। अब इसने ऑप्शन भी कॉस में दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको कॉस में। ठीक है, तो त्रिभुज बना लेते हैं ना हम, ये बीटा वाला त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास त्रिभुज है इस प्रकार से, जिसमें एंगल है ये बीटा। ठीक है, 10 के हिसाब से बना रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर जो लंब हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो बेस हो जाएगा, जो आधार होगा 12 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा कॉस बीटा क्या निकलेगा, कॉस बीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 12/13 ये से बनाए। ठीक है, तो बीटा का मान होगा कॉस इनवर्स 12/13 हो जाएगा। 12/13 है, 2/13 नहीं है, 12/13 है। ठीक है, चलो तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 3 बलों के निम्न समूह एक वस्तु पर कार्य करते हैं, किसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है? इनमें से किसका परिणामी जो है वो शून्य नहीं हो सकता है? ठीक है, अच्छा देखो भाई, किसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता? अच्छा, देखें भाई, क्या 10 और 10 और 10 मिलके परिणामी शून्य हो सकता है? क्या 10 और 10 और 10 20 मिलके परिणामी शून्य हो सकता है? करके देख लेते हैं। 10 और 10 और 10 देखो कैसे रखें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे रखें 3 बलों को कैसे रखा जाए, 3 बराबर बलों को कैसा रखा जाए कि उनका परिणाम शून्य आ जाए। ठीक है, मान लो 10 न्यूटन एक इधर आया, 10 न्यूटन एक इधर लाया, और 10 न्यूटन आपने एक इधर लाया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल मैंने बोला कि इनके बीच में 120 डिग्री है। अब मुझे तो पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट 120 डिग्री लिख दिया, आपको नहीं पता होगा तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखोगे ये 10 और ये 10 मिलकर परिणाम लाएंगे इधर बीच में। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, 120 ये कोण है, तो 60-60 डिग्री इधर बनाएंगे, है ना, और बीच में लेकर आएंगे, और इनका जो परिणाम आएगा वो 10 न्यूटन के बराबर ही आएगा। चेक करने का काम आपका कैसे करोगे, 10 न्यूटन बीच में एंगल 120 डिग्री, फॉर्मूला लगा के निकालोगे, 10 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 10 और 10 विपरीत दिशा में आ गए हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो काट देंगे एक दूसरे को, तो ये एक दूसरे को शून्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत जवाब हो जाएगा अपना। 10 और 10 और 20 ये तो बहुत आसान है। अगर 20 न्यूटन इधर लग रहा है तो आप 10 न्यूटन के 2 बल इधर लगा दो, 10 और 10 के 2 लगा दो इधर, 10 + 10 हो गया 0। 10 और 20 और 30, यार ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है ना। 10 और 20 और 30 देखो, अगर एक तरफ 30 लग रहा है तो आप एक 20 लगा दो इधर इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर, और एक 10 लगा दो। ठीक है, तो हो गया ये भी 0। अब जो बचा हो वही आंसर होगा, 10 और 20 और 40। ठीक है, अब किसका कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लोगे, कभी भी शून्य के बराबर ये नहीं आएगा। ठीक है, अधिकतम क्या हो सकता है, देखो 10 न्यूटन आपने इधर लगा दिया, 20 न्यूटन आपने इधर लगा दिया, 10 न्यूटन भी आपने इधर लगा दिया। ठीक है, 30 हो गया इधर, लेकिन इधर 40 है, ये इसको शून्य नहीं कर पाएगा कभी भी। ठीक है, एक 40 न्यूटन का बल होगा जो अगर विपरीत दिशा में भी लगा रहे हो तो भी शून्य नहीं हो रहा है। ठीक है, साथ में आएगा तो जुड़ ही जाएगा, तो ये डी ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर अपने को सोच के देखना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, 2 बल P व Q का परिणामी R है, यदि Q को दुगुना कर दिया जाए तो परिणामी भी दुगुना हो जाता है। P व Q के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 2 बल P व Q का परिणामी R है, मतलब हमें यह पता है कि R वेक्टर जो है वो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के बराबर तो है, इतनी तो बात हमें जानते हैं। ठीक है, R वेक्टर जो है वो P और Q के बराबर है। यदि Q को दुगुना कर दिया जाए, अब आपने क्या किया है, नई परिस्थिति में आपने Q को कर दिया है दुगुना। ठीक है, तो आपके पास नया जो वेक्टर आ गया वो 2Q हो गया है। ठीक है, कर दिया जाए तो परिणाम भी दुगुना हो जाता है। मतलब नई जो कंडीशन बन गई है वो ये बन गई है कि 2R वेक्टर बराबर P को उतना ही रखा है प्लस 2Q वेक्टर, और एंगल इनके बीच में अभी भी उतना ही है, एंगल भी हमने नहीं बदला है। ठीक है, अच्छा तो इनके बीच कोण ही ज्ञात करना है, कोण कितना होगा। तो आप पास 2 इक्वेशन है, यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें पहली इक्वेशन से हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, R² बराबर P² प्लस Q², पैरेललोग्राम लॉ से हम निकाल रहे हैं इसको, 2PQ cos थीटा। यहां देखो इधर आएगा 4R का स्क्वायर बराबर P² प्लस 4Q² प्लस 2 इंटू P इंटू 2Q। ठीक है, लिख लेते हैं cos थीटा। दोनों तरफ से R² के टर्म आपके पास आ रहे हैं।
ठीक है, यहां से इसको आर स्क्वायर निकालोगे तो 4 से भाग कर दो, एक बार लिख देते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 PQ कॉस थीटा बटे 4। ठीक है, तो देखो कितना आएगा दोनों तरफ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कॉस थीटा बटे 4 था, तो उस 4 को मैं इस तरफ ले आता हूं। ठीक है, अब इसको सिर्फ हल करना है और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आपको मिल जाने वाला। ठीक है, देखो कितना होगा, 4P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 8PQ कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कॉस थीटा। कॉस थीटा वाले टर्म साथ ले लो, ये यहां से क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, 4Q स्क्वायर से 4Q स्क्वायर आपका कट जाएगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा आपको, 4P स्क्वायर प्लस 8PQ कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 4PQ कॉस थीटा। कॉस थीटा वाले जो पद हैं उनको साथ में ले लेंगे, तो इसको उधर लेते हो तो 3P स्क्वायर बराबर 4PQ कॉस थीटा। ठीक है, एक पी से एक पी गया, कॉस थीटा का मान आपके पास आया 3P बटे 4Q। थीटा का मान आपके पास आया कॉस इनवर्स 3P बटे 4Q, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, माइनस आया क्या, 8 इधर थे, माइनस कैसे दिखा रहा है? ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, माइनस कहीं पर मिस हुआ होगा, देखो आप देख लेना उसको। 6 न्यूटन का एक बल तथा 8 न्यूटन का एक अन्य बल एक साथ प्रयुक्त होकर कितने एकल बल के बराबर प्रभाव उत्पन्न करेंगे? आप बोला है 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का एक अन्य 8 न्यूटन तथा 8 न्यूटन का अन्य बल एक साथ प्रयुक्त होकर कितने एकल के प्रभाव, मतलब इनमें से कौन सा कर सकते हैं, हमसे पूछा। कर तो वो बहुत सारा सकता है, ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा कर सकता है, ऐसे हमसे पूछा गया। तो देखो कौन कौन सा है, 1 न्यूटन, 11 न्यूटन, 15 न्यूटन और 20 न्यूटन कौन सा है। अब ऐसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो उसको चेक कैसे किया जाए, इसको हम चेक कैसे करेंगे। इसमें आप देखो, अगर आपके पास दो सदिश हैं, दो सदिश की जब भी आप बात करोगे, ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखें। दो सदिश हैं, तो अगर आपको पता करना है कि इन दो सदिशों का परिणाम जो होगा, योग क्या होगा, योग होगा वो क्या हो सकता है, तो इनका जो योग होगा आर वेक्टर, वो इन दोनों सदिशों के न्यूनतम परिणाम यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी अधिकतम के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर से भी अगर चलो ऐसे लगा दो, मतलब कि अगर आपके पास दो बल हैं 6 न्यूटन 8 न्यूटन, तो इनका जो परिणाम आ सकता है वो 8 माइनस 6 2 और 8 प्लस 6 14 इनके बीच में ही आ सकता है। ठीक है, इसके बाहर ये परिणाम नहीं जा सकता। ठीक है, क्या किया आपने, जो बड़ा था उसमें छोटे को माइनस कर दिया, इधर लिख दिया और इस रेंज में करते हैं आप, बराबर भी हो सकता है, ऑब्वियसली बराबर का साइन भी आप लगाओगे यहां पर। ठीक है, तो इसकी रेंज के बाहर ये नहीं जा सकता। अगर इस रेंज के बाहर ये नहीं जा रहा है तो कौन सा आ रहा है इसके अंदर भाई, 1 न्यूटन रेंज के बाहर जा रहा है, 2 न्यूटन छोटा आ रहा है। ठीक है, 15 न्यूटन भी रेंज से बाहर जा रहा है, नहीं हो सकता। 20 न्यूटन भी रेंज से बाहर जा रहा है, नहीं हो सकता। 11 न्यूटन सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यहां पर आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। F1 तथा F2 दो बलों का परिमाण 10 न्यूटन से 8 न्यूटन है, जिनके मध्य कोण 120 डिग्री है, उनके अंतर का परिमाण क्या होगा। अब यहां पर हमसे अंतर पूछा है, तो अंतर के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, एंगल थीटा आपको दे रखा है 120 डिग्री। चलो अब निकालना है हमें परिमाण, तो आर वेक्टर व्यवकलन के लिए क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इतनी सी बात। ठीक है, देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है भाई, ए क्या है भाई, ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का मान होता है माइनस 1/2। ठीक है, कुछ कॉस के मान, साइन के मान याद रखो, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताए थे। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के मान थोड़े से याद रखो, जल्दी जल्दी काम हो। ऐसा ना हो कि बार बार टेबल खोल के देख रहे हो, शुरू में ठीक है थोड़े दिन कर लो, लेकिन ऐसा आपको इतना हो जाना चाहिए कि आपको मान याद हो जाने चाहिए। तो कितना हो जाएगा रूट, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप सोचो कि मैं रट लूँ तो भूल जाओगे। ठीक है, जब तक उसको बार बार यूज नहीं करो तब नहीं आएगा। तो 100
प्लस 64 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 10 20 इंटू 8, 8 इधर हो रहा है 2 इंटू 10 इंटू 8, अच्छा इधर तो कट ही जाएगा। अच्छा और ये 1/2 आया था, -1/2 आया था, तो इस माइनस को मैंने प्लस बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी -1/2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ये कटा यहाँ से, ठीक है। कितना बनेगा, r का परिमाण बराबर √100 प्लस 64 प्लस 80, ठीक है। कितना बन रहा है भाई, 180 और 60 240 244, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 244 न्यूटन आप देख सकते हो, यहाँ पर आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सदिश ए व बी के परिणामी का परिमाण 2 के बराबर है, दोनों सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री है, यदि ए 3 है तो बी ज्ञात कीजिए कि बी का मान क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, फिर से पढ़ना पड़ेगा। दो सदिश हैं आपके पास ए और बी, इनके परिणामी का परिमाण जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग जो है वो इसका जो परिमाण दे रखा है आपको, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 के बराबर दे रखा है, ठीक है। दोनों सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री है, मतलब अगर इस प्रकार से ए है, मैं किसी भी एक को ज्यादा मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि ए अधिक है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री है, मतलब इस प्रकार से होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है। तो इनका जो ए जो दे रखा है, ए का जो मान दे रखा है आपको वो 3 के बराबर दे रखा है, तो बी का मान क्या होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, है ना। आपको दे रखा है दोनों विपरीत दिशा में है, तो इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा भाई, इसमें से इसको घटा दो, यही तो योग आएगा, a माइनस बी, ठीक है। जब 10 न्यूटन का बल इधर लगे या 5 न्यूटन का बल इधर लगे तो कुल बल 5 न्यूटन का इधर ही लगेगा, है ना। तो आप बोलिए जब इधर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, उधर b न्यूटन का बल लग रहा है, तो 3 माइनस बी, और कह रहा है कि इन दोनों का परिमाण 2 के बराबर आ रहा है, तो b का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। आंसर आ गया 1, ठीक है। नहीं समझ में आया करो, बल सोच लिया करो कि बल है ना, बल के हिसाब से इसको हल कर लिया करो। अगला सही कथन चुने, ए बी सी बी जो है आपको कथन पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद देखते हैं सही कथन क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है कि ए बी प्लस सी बी जो है ए सी के बराबर है। देखो ए बी बना लो, ए बी यानी कि ये दिशा, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर ले, ए बी यानी कि ये दिशा, ठीक है। अच्छा सी बी यानी कि ये दिशा। अच्छा देखो यहां पर तो देख रहा हूं कि मैं दोनों के दोनों क्या मिल गए हैं, दोनों के दोनों शीर्ष मिल गए, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जिनको जोड़ रहे हो एक की शीर्ष एक का पूंछ होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात करें, इसको हटाओ, दूसरा ऑप्शन उसको बाद में देखेंगे, जो सही वाला है इसको पहले देखते हैं। सी को, ए सी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी, ए सी कितना है, ए सी किधर है, इधर है, ए सी है। बी सी इधर, देखो फिर से दोनों के शीर्ष मिल गए, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, गलत बात। अच्छा डी देखो, बी सी प्लस सी है, बी सी कितना है, बी सी है आपका नीचे की तरफ आ रहा है, सी ए कितना है आपका इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, बराबर ए बी। अब ये देखो यहां पर तो शीर्ष और वो मिल रहे हैं, ठीक है, बराबर ए बी, तो देखो बराबर ए बी इधर देखो, तो ये तो बिल्कुल एक साइकिल बन रही है, ठीक है। अगर ये बी ए होता है यहां पर तो सही हो जाता, ठीक है, जो कि चलो ठीक है, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ए बी प्लस बी सी, ए बी तो क्या है, ए बी इधर है, बी सी इधर है, ठीक है। अभी तो शीर्ष और पूंछ तो मिल रहे हैं इनके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका शीर्ष और इसकी पूंछ मिल रही है, ठीक। अच्छा इनका जो रिजल्टेंट होना चाहिए ए सी के बराबर, ए सी यानी कि जो इनका योग है उनके शीर्ष मिलने चाहिए, ठीक है, वो मिल रहे हैं, तो ये बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, चलो तो यही अपने पास क्वेश्चन थे, है ना। आज हमने देखा है सदिशों का योग और सदिशों का व्यवकलन, समझा कि सदिश होते क्या हैं, ठीक है। डरना नहीं है सदिश से, मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि सदिशों से डरो मत, उससे दोस्ती करो, उनको अपना यार बना लो। तो अगर उनको अपना यार बना लोगे तो आप बिल्कुल आसानी से अपने फिजिक्स को पढ़ पाओगे, आपको मजा आएगा चीजें करने के अंदर, है ना। घबराने वाली कोई बात नहीं, डर के अपन को कोई काम नहीं करना है, अपने को आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। ये सब वही चीजें हैं जो सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, जो सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सब ब्रेन जो मिला है आपको सबको बराबर मिला है, ठीक है। अगर हम सिर्फ पीछे हटते हैं तो हमारे डर से, हमारे अंदर की चीज से हम पीछे हट रहे हैं, हम खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो वापस ट्राई करो, फिर नहीं समझ में आ रहा है वापस ट्राई करो, इस वीडियो को देख लो, बार बार देख लो, ठीक है, कभी तो समझ में आएगा। ऐसी क्या चीज है जो आपको समझ में नहीं आ सकती है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।